देखो, हाँ, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ का 2 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में बोला गया है of the Indian Contract Act 1872, every promise and set of promises forming the consideration for each other is an agreement। मतलब या तो सिंगल प्रॉमिस या फिर प्रोमिसेस का कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों के दोनों पार्टीज को या बोथ द पार्टीज को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। यानी कि एग्रीमेंट होने के लिए या तो सिंगल प्रॉमिस चाहिए या फिर प्रॉमिसेस का कॉम्बिनेशन। सो एग्रीमेंट रेफर्स टू एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब या तो एक प्रॉमिस होगा या फिर एक से ज्यादा प्रॉमिसेस होगा जिसमें दोनों पार्टीज को रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। इसका डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर। देखो, एक डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन का मतलब एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैविएट एम्पटर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द डॉक्टर ऑफ कैविएट एम्पटर मींस लेट द बायर बीवेयर। मतलब ये डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल ये कहता है कि सामान, अगर कुछ गलत सामान खरीद लिया गया तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बायर खुद है, सेलर नहीं है। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ये बताता है, मतलब इसका मीनिंग है लेट द बायर बी वेयर। मतलब सामान में अगर कुछ खराबी है तो बायर को वो नहीं खरीदना चाहिए था। अगर बायर उसको खरीदा है देन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका है? बायर है, बायर का है। ठीक है, इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया है? दिस प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी एंड सुइटेबिलिटी ऑफ द गुड्स बिफोर परचेजिंग देम। मतलब इस प्रिंसिपल में बोला गया है कि बायर जब सामान को खरीदेगा तो ये बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व बनता है कि वो सामान के क्वालिटी को चेक कर ले कि अच्छे क्वालिटी का है या नहीं है, या फिर सामान उसके लिए सुटेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, बिफोर परचेजिंग देम इट इज इन इनकैप्सुलेटेड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसको सेक्शन 16 में बताया गया है which states that subject to certain exception there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness of the goods for any particular purpose। मतलब बोला गया कुछ एक्सेप्शन के अलावा बाकी सारे केसेस में कहीं भी इम्प्लाइड वारंटी नहीं है कि सामान जो है ना वो क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब इतना लाइनिंग हटा के बस इतना लिख देना कि द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर मींस लेट द बायर बीवेयर। दिस प्रिंसिपल implies दैट द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बायर रिस्पॉन्सिबल होगा सामान के क्वालिटी को और सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए बिफोर बाइंग देम। ठीक है, और ये लिख देना कि डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर के बारे में अंडर सेक्शन 16 में बोला गया है ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर लाइबल फॉर मिस्टेक मेड इन द प्रोस्पेक्टस। अच्छा, प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए लाइबल कौन है? इसके पहले जानना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। कंपनी जब अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करता है तो शेयर को मार्केट में इशू करने के लिए पहले एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो कंपनी जिस पेपर में ये बताता है कि कंपनी कितना शेयर बेचना चाहता है, एक शेयर का प्राइस क्या है, जिसे नॉर्मल लीफलेट के तरीके से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस या एडवर्टाइजमेंट समझ लो। तो अगर इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ मिस्टेक हो तो उसके लिए लाइबल कौन है? ठीक है, हु आर लाइबल फॉर मिस्टेक मेड इन द प्रोस्पेक्टस। मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट किया गया इसमें अगर कुछ गलती निकल गया तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो देखो, बोला गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉलोइंग पर्सन आर लाइबल फॉर एनी मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ भी गलती हुआ तो उसके लिए लाइबल कौन होगा? सबसे पहला, कंपनी खुद लाइबल होगा। मतलब ये कंपनी खुद लाइबल होगा। उसके बाद एवरी पर्सन
who is a director of the company at the time of issue of prospectus। मतलब वो सारा इंसान जो कि कंपनी का डायरेक्टर था जब प्रोस्पेक्टस को बेचा गया, वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। उसी के साथ साथ every person who has authorized himself to be named and is named in the prospectus as a director or as a having agreed to become a director either immediately और आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरा नाम इस कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे लिख दो, हम या तो अभी डायरेक्टर बन जाते या फिर फ्यूचर टाइम में बन जाएंगे, तो वो इंसान भी लाइबल हो जाएगा। उसी के साथ साथ एवरी प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, जो प्रोमोटर का मतलब होता है जो कंपनी को फॉर्म करता है, यानी कि जो कंपनी को बनाता है, तो कंपनी का प्रोमोटर भी लाइबल होगा। ठीक है। उसी के साथ साथ एवरी पर्सन हु हैज ऑथोराइज द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, मतलब वो सारा इंसान भी लाइबल होगा जो कि प्रोस्पेक्टस को इशू करने का परमिशन दिया। ठीक है। मतलब अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलती होगा तो वो सारे पार्टीज रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे जो कि उस प्रोस्पेक्टस के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले तो कंपनी, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का अपकमिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में गिवन है। उसी के साथ साथ कंपनी का स्टैब्लिश करने वाले प्रोमोटर्स एंड एवरी पर्सन हु हैज ऑथोराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो लोग प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए परमिशन दी है, वो सारे के सारे इंसान क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत गुड्स का मतलब क्या होता है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया है जो कि है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, goods means every kind of मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब होता है हर तरीके का मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन गुड्स के अंदर में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। मतलब दो चीजों को छोड़ करके, मतलब दुनिया में जितना भी मूवेबल थिंग्स है वो सारे के सारे गुड्स है, सिर्फ एक्शनेबल क्लेम यानी कि डेटर समझ लो या चेक समझ लो। ठीक है। चेक और क्या, मनी, मनी को छोड़ करके चेक और मनी गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आते, बट इट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब इसके अंदर आएंगे, माने इसके अंदर स्पेशली आएगा, क्या आएगा, स्टॉक एंड शेयर्स। कंपनी का स्टॉक, कंपनी का शेयर्स, इसको हम लोग गुड्स के अंदर में कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब वो जो खेती हो रहा है वो, ठीक है, ग्रास हो गया, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। देखो, वो सारा चीज जो जमीन के साथ अटैच्ड है या फिर जमीन का हिस्सा है, लेकिन विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड, मतलब जिसका एग्रीमेंट किया गया है कि इसको हम अलग करेंगे, कहाँ से अलग करेंगे, जमीन से अलग करेंगे, कब, बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब सामान को सेल किया जाएगा तो इसको हम जमीन से क्या करेंगे, हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जमीन में फसल उग रहा है तो उस उगते हुए फसल को भी हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, गुड्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो गुड्स का जो प्रॉपर डेफिनेशन कहता है वो ये है कि गुड्स रेफर्स टू एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स के अंदर में दुनिया की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, सिर्फ दो मूवेबल प्रॉपर्टीज को छोड़ करके, दैट इज एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। लेकिन स्पेशली दो तीन चीजों को इंक्लूड किया गया, इंक्लूड स्पेशली ये सब आइटम्स आएंगे। मतलब ये दो चीज तो आएगा नहीं, बट अभी जो पढ़ेंगे ये सब आएगा। क्या क्या आएगा स्पेशली, स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। लेकिन विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड, जिसको एग्रीमेंट किया गया है कि इसको हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। कब अलग करेंगे, बिफोर सेल या अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। एंड गुड्स का डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज कंसीडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, देखो कंसीडरेशन सिंपली कहता है, कंसीडरेशन का मतलब होता है कि जो पार्टीज को रिटर्न में मिलता है दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। जैसे एक्स कोई भी सामान
वाई को बेचा, एक्स जो है अपना कार वाई को सेल किया, तो वाई उसके बदले रुपीज 1 लाख वाई एक्स को दे दिया 1 लाख और एक्स वाई को दे दिया कार। सो फॉर वाई कंसिडरेशन इज कार एंड फॉर एक्स कंसिडरेशन इज मनी। सो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, जो भी रिटर्न में मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिडरेशन। जैसे कि हम अपना कार किसी को बेच दिए तो मेरे को पैसा मिला, मेरे लिए कंसिडरेशन कार, और वहीं दूसरे पार्टीज के लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, उसके लिए कार हो गया, ठीक है। अच्छा लेकिन उसको समझने से पहले ये जानना पड़ेगा डेफिनेशन से पहले कि कंसिडरेशन तीन तरीके का होता है। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर कंसिडरेशन। अगर मेरे को कार भी मिल गया और उसको पैसा मिल गया तो ये पास्ट कंसिडरेशन होता है। अगर मेरे पास से कार जा रहा है और उसके पास से पैसा आ रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन। और फ्यूचर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, एक फ्यूचर डेट में हम उसको कार देंगे और वो मेरे को पैसा देगा, ठीक है। अब डेफिनेशन को समझो, कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है ये तीन लैंग्वेजेस में दिया गया है। एक बार प्रेजेंट, फिर पहले प्रेजेंट है, फिर पास्ट टेंस का यूज किया गया है और फिर फ्यूचर टेंस का। एक ही डेफिनेशन है, कॉम्प्लिकेटेड है देखने में बट उतना ज्यादा नहीं। देखो, तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन जो है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में गिवन है। कंसिडरेशन का डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी क्या कहता है, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस सेक्शन के तहत कहा गया है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब क्या होता है, जब कंसिडरेशन मूव करेगा तो ऑलवेज, प्रोमिसर मतलब ऑफरर के परमिशन से या ऑफरर के इच्छा से ही मूव करेगा। सबसे पहली बात, जब ऑफरर के इच्छा से क्या करेगा, कार मूव करेगा। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द ऑफरर या प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब दूसरे पार्टी का बात किया जा रहा है, हैज डन और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। देखो, डन और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग का मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज किया गया है, ठीक है। या तो वो कोई काम कर दिया या फिर करने से क्या किया, मना किया, ठीक है। और अब प्रेजेंट टेंस में आते हैं, और डज और ऑब्स्टेन्स फ्रॉम डूइंग, यहाँ पे यूज किया गया प्रेजेंट टेंस का। या तो कर रहा है या करने से मना कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और थर्ड है फ्यूचर टेंस, और फिर और लगा के बोला गया प्रोमिसेस टू डू और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। प्रॉमिस करता है यानी कि यहाँ पे किस टेंस का यूज किया गया, फ्यूचर। एक ही चीज है, उसको तीन बार लिखना है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी हैज डन और ऑब्स्टेन्ड फ्रॉम डूइंग, ठीक है। ऑब्स्टेन्ड ईडी लगा गया है, मतलब ये पास्ट टेंस का हो गया। और प्रेजेंट टेंस के लिए डज और ऑब्स्टेंस एस लगा दिया ना, ऑब्स्टेंस फ्रॉम डूइंग। फ्यूचर टेंस के लिए और लगा के प्रोमिसेस टू डू, प्रोमिसेस लग गया मतलब फ्यूचर, प्रोमिसेस टू डू और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, फ्यूचर टेंस, ठीक है। उसके बाद अब आएगा समथिंग सच एक्ट, मतलब इन सभी के बाद क्या लगाना है, समथिंग, प्रोमिसेस टू डू और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट्स और ऑब्स्टिनेंट, ये जो पॉजिटिव एक्टिविटी या नेगेटिव एक्टिविटी, क्योंकि पहले भी बताए थे ऑफर दो तरीके का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। हैज सच एक्ट और ऑप्शनल, एक्ट का मतलब क्या होता है, यस, और ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, नो। और प्रॉमिस इज कॉल्ड, एक्ट और ऑब्स्टिनेंस फॉर प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, ठीक है। और इसी यस या नो को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। फिर से एक बार डेफिनेशन देखो, as per section 2 subsection d of the Indian Contract Act 1872, when, proper definition double inverted comma से start होगा, when at the desire of the promiser, the promisee और any other person। अब देखो यहाँ दो चीज लगा गया, promisee या any other person, जिसको ऑफर दिए वो भी इस काम को कर सकता है या फिर उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट भी कर सकता है, इसीलिए दो चीज लगा गया है, द promisee और any other person has done or abstain from doing, और does or abstains from doing, और promises to do और abstain from doing, क्या, समथिंग, है ना, कुछ भी चीज करता है या करने के लिए मना करता है, सच एक्ट्स और ऑब्स्टिनेंट और प्रॉमिस,
ये एक्ट ऑब्स्टिनेंस या जो प्रॉमिस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं फॉर द प्रॉमिस। ठीक है, मतलब वो एग्री कर, अगर कर गया एग्री कि हम अपना कार तुमको 1 लाख में बेचना चाहते हैं, तो ही डज, मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंसिडरेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इनविटेशन टू ऑफर। देखो, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, इसको समझने के लिए ऐसे जानना पड़ेगा कि जैसे हम लोग अगर कोई शॉप जाते हैं, तो शॉप में अगर कोई सामान लगा हुआ है और उसपे प्राइस टैग लिखा गया है ₹50, ठीक है, और तुम यहाँ पर हो, अगर उसपे प्राइस टैग लगा हुआ है ₹50, तो ये जो दुकानदार है, ये हम लोगों को क्या ऑफर दे रहा है, दुकानदार जो है ना, हम लोग को दे रहा है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर मतलब दुकानदार कह रहा है कि ये देखो प्राइस टैग लगा हुआ है, तुम आओ और मेरे को ऑफर दो कि क्या ये सामान आप मेरे को बेचिएगा। ठीक है, ऑफर, जो दुकानदार है ये हम लोग को ऑफर नहीं, बल्कि इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है। मतलब हम लोग को इनवाइट कर रहा है कि हम लोग जाकर के दुकानदार को क्या करें, ऑफर दें। ठीक है, तो हम लोग अगर इस इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर इसका मतलब होगा हम लोग दुकानदार को क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। मतलब सबसे पहले दुकानदार हम लोग को क्या दे रहा है, इनविटेशन टू ऑफर, फिर हम लोग दुकानदार को क्या देंगे, ऑफर देंगे। अगर वो एक्सेप्ट किया, तो फिर ये क्या बनेगा, एग्रीमेंट, और फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। तो इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है, दूसरे को कहना कि तुम मेरे को ऑफर दो, हम उसको ऑफर नहीं दे रहे। ठीक है, इसको देने का अलग-अलग तरीका है। या फिर जैसे हम लोग कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, तो कॉलेज का फॉर्म भरने का मतलब हम लोग सॉरी, कॉलेज का अगर फॉर्म निकला, इसका मतलब कॉलेज हम लोग को ऑफर नहीं दे रहा है, कॉलेज हम लोग को दे रहा है इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब हम लोग कॉलेज को ऑफर देंगे, अगर कॉलेज को सूटेबल लगेगा, तो कॉलेज एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। ठीक है? तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इनविटेशन टू ऑफर, ये होता क्या है, एन इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट इज नॉट एन ऑफर इटसेल्फ, ये ऑफर नहीं है, बट एन इंडिकेशन दैट अ पर्सन इज विलिंग टू negotiate the terms of the deal. It invites other to make an offer. ठीक है, चलो ये नहीं भी लिखो चलेगा। According to section 2A of the Indian Contract Act 1872, an offer is when person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence. ठीक है, यहाँ पे देखो ऑफर के बारे में बताया गया, बट इनविटेशन टू ऑफर में लिखना है, इनविटेशन टू ऑफर मीन्स गिविंग इनविटेशन टू अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर, बस इतना लिखने से ही चल जाएगा। ठीक है, तो इतना पूरे वाले में बस इतना लिखना है कि एन इनविटेशन टू ऑफर मीन्स इनवाइटिंग अदर टू मेक एन ऑफर, दूसरे को इनवाइट करना कि वो क्या करे, मेरे को ला करके ऑफर दे। एग्जाम्पल के तौर पे इनविटेशन टू ऑफर को कब देखा जाता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट अगर होता है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। कोई सामान को डिस्प्ले करता है ना, तो वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। व्हेन एन इनविटेशन टू ऑफर इज एक्सेप्टेड, जब किसी इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, तो उससे बन जाता है ऑफर, इट क्रिएट्स एन ऑफर। ठीक है, इसको लिख लेना, व्हेन एन इनविटेशन टू ऑफर इज एक्सेप्टेड, इट रिजल्ट्स इन ऑफर। अगर मेरा इनविटेशन टू ऑफर वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब इसका इनविटेशन या अगर ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये पार्टी उसको क्या दे देगा, ऑफर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। जैसे अगर हम किसी के घर को खरीदे, और खरीदने के बाद हर चीज सही है, बट उसमें जो डेट था वो गलती से हम पुराना बैठा दिए, और वहाँ पे वेरीफाई भी थोड़ा मिस्टेकली हो गया, तो उसको हम लोग इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब उस गलती को सुधारने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग इन्फोर्सेबल कर सकते हैं। ठीक है, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट दो वैलिड, जो होता तो वैलिड है, बट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, इसको हम लोग लागू नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होता है, जैसे कि सिग्नेचर का छूट जाना, या फिर डेट गलत बैठा देना, है ना?
तो फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एग्रीमेंट इज नॉट स्टाम्प्ड और रजिस्टर्ड व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ में बोला गया है घर खरीदने से पहले इसमें स्टाम्प होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट तो सही है बट ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इट मे बिकम अनइन्फोर्सेबल। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट स्पेशली डिफाइन अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, बट they can be understood within the context of contract that lack essential formalities। जो भी है, यहाँ से यहाँ तक तो तुमको नहीं लिखना है ये वाला पार्ट, बट इतना लिख देना, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इज एन एग्रीमेंट which is valid but cannot be enforced by the law due to some technical defect। ठीक है, सो इट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली आफ्टर रिमूविंग दैट डिफेक्ट्स, उस डिफेक्ट्स को हटाने के बाद इसको हम लोग इन्फोर्सेबल या लागू जरूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इफ एन एग्रीमेंट इज नॉट स्टाम्प्ड और रजिस्टर्ड, अगर एग्रीमेंट को स्टाम्प्ड और रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया तो ऑब्वियसली वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज फ्रॉड। देखो फ्रॉड क्या होता है, सेक्शन 17 में बोला गया है कि फ्रॉड, फ्रॉड में बोला गया एज पर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। देखो फ्रॉड का अंदर में बहुत सारे मतलब कंडीशंस आते हैं, देखिए पांचों कंडीशंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉड के कैटेगरी में रखेंगे, तो डेफिनेशन भी आता है, तो इन पांचों चीजों को ही लिखना पड़ेगा। तो फ्रॉड के अंदर में क्या आता है, अच्छा, कमिटेड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और विद द कन्वेनियंस और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव द अनदर पार्टी। थोड़ा याद रखना, फ्रॉड का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी करना जिसका पर्पस होता है दूसरे पार्टी को डिसीव करना, डिसीव करने का मतलब क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, और हिज एजेंट और इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दूसरे पार्टी को धोखा देना या फिर दूसरे पार्टी को फोर्स करना इस तरीके से ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। ठीक है, तो फ्रॉड में क्या क्या आता है, तो लिखना बस इतना है कि एज पर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना है, पहला, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब अगर कोई इंसान तुमको सजेशन देता है और उस इंसान को ही पता है कि वो चीज़ गलत है, फिर भी वो तुमको गलत चीज़ सही तरीके से बताया, मतलब वो चीज़ तो गलत है, लेकिन तुमको वो गलत चीज़ ही बता दिया कि ये नहीं, ये है ना? तो उस चीज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं। मतलब द सजेशन एज द फैक्ट, तुमको सजेशन दिया जा रहा है, जैसे हम बोले कि तुम वो प्रॉपर्टी खरीद लो। ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी है, हालांकि मान लो प्रॉपर्टी अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर जैसे मान लो कि कहता है कि उस प्रॉपर्टी में जो है ना बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग का मतलब वो पानी वगैरह के लिए, तो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि उसमें ऐसा होगा ही नहीं। अब वाई को बेचने के लिए हम उसको कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, पानी का व्यवस्था वगैरह भी बहुत है। ठीक है, मतलब हो जाएगा, बोरिंग्स वगैरह भी हो जाएगा। हम उसको सजेशन दे रहे हैं कि खरीद लो, इसमें बोरिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा तो है नहीं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं। फ्रॉड का मतलब उस इन्फॉर्मेशन का सजेशन देना या उस चीज़ को बताना जो कि सच नहीं है, बाय वन वन हु डज़ नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब हम तुमको बोल रहे हैं लेकिन हमको ही पता है कि वो चीज़ क्या है, सही नहीं है, माने वो गलत है, इन्फॉर्मेशन ही गलत है, फिर भी हम तुमको कह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉड। दूसरा आता है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ दैट फैक्ट। मतलब अगर मेरे को किसी चीज़ के बारे में पता है कि ये चीज़ खराब है, जैसे कि मेरे को अपना बाइक अगर तुमको बेचना है, तो हमको पता है कि इंजन खराब है, लेकिन हम तुमको ये बिना बोले अगर बाइक बेच देते हैं तो भी इसको क्या कहा जाएगा, फ्रॉड। क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए, एक्टिव कंसीलमेंट कर दिए, मतलब छुपा दिए तुमसे कौन सा फैक्ट, कि उसमें कुछ खराबी है, तो इट विल ऑल्सो टर्म्ड एज फ्रॉड। ठीक है, उसके बाद अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मतलब अगर हम तुमको कोई प्रॉमिस करते हैं, माने ऑफर देते हैं, और मेरा इंटेंशन है ही नहीं कि उस ऑफर को पूरा करना या उस काम को करना। जैसे हम कहते हैं कि क्या तुम मेरा बाइक 1 लाख में खरीदोगे, अब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन हम बाइक बेचना ही नहीं चाहते, स्टार्टिंग से ही बेचना नहीं चाहते, मेरा इंटेंशन था ही नहीं, तो इट विल ऑल्सो टर्म्ड एज फ्रॉड। ठीक है, उसके बाद एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव,
कोई भी ऐसा काम जिसका पर्पस क्या होता है डिसीव करना यानी कि धोखा देना, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज फ्रॉड। ठीक है, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, माने कोई भी ऐसा काम जो डिसीव के कैटेगरी में आता है, मतलब धोखा देने के कैटेगरी में आता है, दैट विल बी टर्म्ड एज फ्रॉड। Okay, and the last one is any such act or omission as the law specially declared to be fraudulent, मतलब कोई भी ऐसा काम करना, ठीक है, जिसको लॉ स्पेशली कहता है कि दिस इज अ फ्रॉड, माने ये फ्रॉड है, अगर लॉ में बोला गया ये फ्रॉड है और अगर तुम वो काम करते हो देन उसको भी क्या कहा जाएगा, फ्रॉड ही कहा जाएगा। फिर से एक बार देख लो, फ्रॉड में अल्टीमेटली क्या लिखना है, एज पर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग, क्या क्या आता है, द सजेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, कोई भी इंसान अगर किसी फैक्ट का इंफॉर्मेशन देता है जो कि सही नहीं है और उसको खुद भी पता है कि वो सही नहीं है, देन इट इज अ फ्रॉड। And at the same time active concealment of the fact by one having knowledge or belief of the fact, मतलब हमको फैक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में पता है कि बाइक का इंजन खराब है, अगर हम उसको छुपा करके बाइक बेचते दैट इज आल्सो टर्म्ड एज फ्रॉड। सो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट व्हिच इज नोन बाय द इंफॉर्मेशन गिवर या ऑफर, द प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, अगर कोई प्रॉमिस किए बट मेरा इंटेंशन है ही नहीं उसको परफॉर्म करना, दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ फ्रॉड। एट द सेम टाइम एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो डिसीव करना, जो धोखा देने में फिट बैठ जाता है, मतलब धोखा देने के कैटेगरी में हो, दैट विल बी टर्म्ड एज फ्रॉड। सच एक्ट और ओमिशन any such act or omission as the law is specially declared to be fraudulent, अगर लॉ में बोला गया है कि ये काम का मतलब ही फ्रॉड है, दैट मींस दैट इज अ फ्रॉड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति करना। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बेसिकली इंश्योरेंस में होता है। इंश्योरेंस वाले क्या कहते हैं कि मेरे को प्रीमियम दो, तुमको फ्यूचर में जितना लॉस होगा वो सारा पैसा हम दे देंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि तुमको जो भी लॉस होगा वो उसको हम बियर कर लेंगे, मतलब जितने का लॉस होगा हम उतना पे कर देंगे। डेफिनेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक पार्टी, क्योंकि दो पार्टीज होता है, वन पार्टी प्रोमिसेस टू अनदर, एक पार्टी दूसरे को प्रॉमिस करता है क्या, A contract of indemnity is a contract by which one party promises to another, किस लिए, टू सेव, टू सेव मतलब क्या करना, बचाना, फ्रॉम लॉस, एक पार्टी दूसरे को कहता है कि हम तुमको लॉस से बचाएंगे, कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, मतलब या तो इसके कंडक्ट से या किसी थर्ड थर्ड पार्टी के कंडक्ट से, अगर इसको कोई लॉस हो जाता है देन ही विल बी सेव्ड बाय द ऑफरर, है ना, ही विल बी कंपनसेटेड बाय द ऑफरर। ठीक है, तो दैट एग्रीमेंट, सॉरी, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड contract of indemnity. So it is such type of contract where one party promises to save the another from the loss caused to him. ठीक है, जहां पर एक पार्टी दूसरे से प्रॉमिस करता है कि हम क्या करेंगे, अगर तुमको कभी लॉस होगा देन आई विल सेव यू, बट इन रिटर्न वो उसके बदले क्या लेता है, थोड़ा सा कंसिडरेशन के रूप में पैसा लेता है, यानी कि प्रीमियम जिसको हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट, देखो कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है। कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि जो सामान को कंज्यूम करता है, यूज करता है, इज अ कंज्यूमर। So, a consumer dispute is a situation where there is a disagreement between the consumer and the trader or the service provider concerning the quality, quantity, or price of the goods or services, leading to complaints। मतलब क्या होता है
कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का मतलब हुआ कि मान लो कोई सेलर तुमको सामान बेचा, तुम सामान को बाई किए, अब जो है तुमको लग रहा है प्राइस बहुत हाई है और सेलर को लग रहा है प्राइस नॉर्मल है, तो कंज्यूमर और ट्रेडर के बीच या फिर जो सर्विस दे रहा है सर्विस प्रोवाइडर के बीच अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई मतभेद हो जाता है, दैट डिस्प्यूट इज टर्म्ड एज कंज्यूमर डिस्प्यूट। ठीक है, तो कंज्यूमर और किसके बीच में, ट्रेडर के बीच में आने वाले डिस्प्यूट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट। एंड दिस डिस्प्यूट कैन बी रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, price of the goods, है ना, and so on. Okay. As per section 2 subsection 1 clause E of the Consumer Protection Act 2019, consumer dispute means a dispute where the person against whom a complaint has been made denies or dispute the एलिगेशंस कंटेन्ड इन द कंप्लेंट। जो भी है, कंज्यूमर डिस्प्यूट एक ऐसा डिस्प्यूट है वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom a complaint has been made। कंज्यूमर डिस्प्यूट तब अराइज होता है जब हम जो है सेलर के अगेंस्ट क्या कर दिए, कंप्लेन कर दिया और वो इस चीज को डिनाई कर दिया। अगर एक्सेप्ट करेगा देन पेनल्टी दे करके खत्म, बट अगर वो द पर्सन टू whom द कंप्लेन हैज बीन मेड हैज डिनाइड, अगर वो उस चीज के लिए मना कर दिया, देन अराइजेस द कंज्यूमर डिस्प्यूट। ठीक है, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है, एनी डिस्प्यूट बिटवीन द ट्रेडर एंड द कंज्यूमर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर भी कह सकते हैं, और कंज्यूमर के बीच में जो भी डिस्प्यूट अराइज होता है दैट डिस्प्यूट इज टर्म्ड एज कंज्यूमर डिस्प्यूट। इट कैन बी रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, एंड एट द सेम टाइम इट मे बी रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी फ्यूचर में जो शेयर मार्केट में इशू करने जा रहा है, बेचने जा रहा है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है जनरल पब्लिक को दिया जाता है। सो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करता है ताकि कंपनी ये बता पाए कंपनी मार्केट में कितना शेयर इशू करना चाहता है, एक शेयर का प्राइस क्या है, कब कब पैसे देने हैं, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नेचर क्या है, मतलब एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट लीफलेट कह सकते हैं। सो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, prospectus means any document described or issued as a prospectus and includes any notice, circular, advertisement, or other document inviting offer from the public for the subscription or purchase of any security of a body corporate। मतलब क्या होता है, सेक्शन 270 का जो प्रॉपर डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में बोला गया है कंपनीज एक्ट 13 का। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब ऑब्वियसली ये रिटर्न होगा, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, जिसको प्रोस्पेक्टस के तरीके से इशू किया गया है। और इसके अंदर में क्या क्या आएगा, नोटिस आएगा, इफ द कंपनी इज गिविंग नोटिस रिगार्डिंग एनीथिंग दैट विल बी टर्म्ड एज प्रोस्पेक्टस। देयर मे बी सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर, या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, बट इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस होता है इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कंपनी के किसी भी सिक्योरिटी को खरीदने के लिए जिस डॉक्यूमेंट में, है ना, कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, सर्कुलर देती है या नोटिस देती है, दैट डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स ऑफ द कंपनी एंड द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी सोल्ड इन द मार्केट। इसमें कंपनी के सारे डिटेल्स होते हैं, प्लस ये भी गिवन होता है कि कंपनी कौन कौन सी सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए या कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसमें दो डॉक्यूमेंट आता है, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट था पार्टनरशिप डीड, वैसे ही कंपनी के केस में दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अब देखो इन दोनों डॉक्यूमेंट का काम क्या है, मान लो अगर ये कंपनी है तो इन दो डॉक्यूमेंट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का काम है
कंपनी के अंदर के रूल्स को बताना, कंपनी का इंटरनल रूल्स अगर बताता है तो मेमोरेंडम में लिखा रहेगा, और कंपनी के साथ बाहर वाले का जो भी रूल्स होगा, कंपनी बाहर वाले के साथ कैसे डील करेगी, इसको हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दोनों में रूल्स ही लिखा रहता है, बट आर्टिकल में कंपनी का इंटरनल रूल्स होता है एंड मेमोरेंडम में होता है कंपनी का एक्सटर्नल रूल्स। ठीक है, चलो। तो मेमोरेंडम क्या कहता है? एज पर सेक्शन, मेमोरेंडम मतलब हम लोग कंपनी का एक्सटर्नल रूल्स के बारे में पढ़े जिस डॉक्यूमेंट में होता है। तो डेफिनेशन क्या आता है? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एयर कंपनी as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company's law or this act। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, बट मेन मीनिंग जो यहाँ था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। ये एक फंडामेंटल मतलब मेन डॉक्यूमेंट है जिसका काम क्या होता है? कंपनी का रिलेशनशिप बताना, किसके साथ? कंपनी के साथ आउटसाइड वर्ल्ड का, मतलब कंपनी के साथ कंपनी के बाहर वाले वर्ल्ड का जो रिलेशन होगा, इसी रिलेशन को बताने का काम किसका होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, जिसके बारे में बोला गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 56। और ये जो डॉक्यूमेंट है, इट कैन बी अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसको बदला जा सकता है। बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो डेफिनेशन होगा वो इतना ही होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, कंपनी और आउटसाइड वर्ल्ड के रिलेशनशिप को ये क्या करता है? बताता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट? देखो फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट को जानने से ये जो फ्री कंसेंट टर्म है, ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि अगर हम किसी को ऑफर दिए और वो इस उसको विदाउट किसी दबाव में मतलब फ्रीली एक्सेप्ट करता है, देन इट विल बी टर्म्ड एज फ्री कंसेंट। यानी कि अगर हम एक्स को बोले विल यू बाई माई बाइक फॉर ₹1 लाख, तो वो मतलब बिना किसी दबाव में कहता है कि यस आई विल बाई योर बाइक फॉर ₹1 लाख, देन दैट कंसेंट विल बी फ्री। फ्री मतलब बिना किसी दबाव में आए अगर वो एक्सेप्ट करता है ऑफर को, दैट विल बी टर्म्ड एज फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट का डेफिनेशन क्या होता है? एज पर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। देखो कंसेंट को मतलब उसके यस को फ्री कहा जाएगा कब? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, जब उस कंसेंट में क्या ना हो? कोयर्सन ना हो। कोयर्सन का मतलब डराना और धमकाना, ने हम उसको डराए और धमकाए नहीं है लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट किया, देन वो फ्री होगा। उस कंसेंट में उसके हाँ में अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? उसको प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना, है ना? कि एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए बेटर होगा, मतलब माइंड वॉश करना, तो फ्री होगा। अगर अंडर इन्फ्लुएंस ना हो तभी फ्री होगा। अगर फ्रॉड ना हो तभी फ्री होगा। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो तभी फ्री फ्री होगा। या फिर मिस्टेक ना हो तभी उस कंसेंट को क्या कहेंगे हम लोग? फ्री कहेंगे। मतलब अगर किसी के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं और वो उस एग्रीमेंट के लिए राजी हो जाता है, और उसके राजी मंदी में मतलब उसके यस में अगर ये पांचों एलिमेंट ना हो, तो उसके कंसेंट को हम लोग क्या कहेंगे? फ्री कहेंगे। Thereby we can say that consent is said to be free when it is not caused by, मतलब इसके अंदर में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? When it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake। ठीक है, thus free consent means an agreement to the terms of the contract made without any form of कंपल्सन, डिसीट और मिसअंडरस्टैंडिंग। इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट अल्टीमेटली इतना याद रखना, एज पर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, जब कंसेंट में ना हो, क्या ना हो? कोयर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, देन द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी? अब ये गारंटी क्या होता है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। गारंटी का मतलब क्या? देखो गारंटी कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 126 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत,
अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट है टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। बस इतना ही डेफिनेशन है। मतलब क्या? जैसे मान लो कि मिस्टर एक्स को बैंक से लोन चाहिए, है ना? 1 लाख रुपए का मिस्टर एक्स को बैंक से लोन चाहिए। अब यहाँ पर बैंक है, मिस्टर एक्स जब बैंक में गया 1 लाख का लोन लेने के लिए, तो बैंक कहता है कि एक गारंटर लेकर के आओ। तो मिस्टर एक्स जो है अपना फ्रेंड मिस्टर वाई को कहता है कि क्या तुम मेरा गारंटर के तौर पे रहोगे? तो मिस्टर वाई कहता है ठीक है, रह लेंगे। तो अब एक्स और वाई दोनों जाता है। बैंक क्या करता है, एक्स को 1 लाख का लोन देता है, और जब लोन देगा तो वहां पे एक्स का भी साइन होगा, और गारंटी के तौर पे किसका साइन होगा? वाई का। अब उस 1 लाख का लोन का रिकवरी करने के लिए बैंक सबसे पहले एक्स से पैसे को मांगेगा। अगर एक्स नहीं दे पाता है या एक्स कहीं चला गया, कुछ भी हो गया, अगर एक्स से पैसा वो नहीं रिकवर हो, तो बैंक क्या करेगा? वाई से पैसे का रिकवरी करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक पर्सन की लायबिलिटी, अगर पहला पर्सन लायबिलिटी को ना पेमेंट कर पाए, तो जो गारंटर होता है उससे पैसे का क्या करना? रिकवर करना। ठीक है? तो देखो डेफिनेशन फिर से एक बार देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस या डिस्चार्ज द लायबिलिटी। एक को हटा के पढ़ो। या फिर टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी, मैंने दायित्व को पूरा करना। किसके दायित्व को पूरा करना? ऑफ अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब यहाँ पे एक्स। इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। देखो यहाँ पे ये जो वाई है, ये क्या है? थर्ड पर्सन है। क्योंकि अगर वाई का डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, थर्ड पर्सन मतलब वाई का डिफॉल्ट हुआ, देन दिस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू pay the liability या perform the promise, then this person will be termed as guarantor। ठीक है? देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया? द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। जो गारंटी देता है उसको हम लोग श्योरिटी कहते हैं। ठीक है? जो गारंटी देता है दैट इज कॉल्ड श्योरिटी। हम हमारे एग्जांपल में वाई क्या था? श्योरिटी हो गया। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर का मतलब क्या होता है? कि जो फेल करेगा, मैंने जो मेन इंसान होता है, यानी कि एक्स यहाँ पे क्या हो गया? प्रिंसिपल डेटर मैंने मेन पैसा देने वाला, एंड द पर्सन whom द गारंटी इज गिवन, जिसको गारंटी दिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बैंक को गारंटी दी है, तो बैंक को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। ठीक है? देन बैंक इज टर्म्ड एज क्रेडिटर। अब ये जो श्योरिटी है ना, इसको हम लोग गारंटर भी कहते हैं। श्योरिटी को हम लोग क्या कहते हैं? गारंटर। सो हमारे एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में अ, देखो वाई हो गया श्योरिटी। ठीक है? इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल डेटर, और बैंक क्या बन गया? क्रेडिटर। और श्योरिटी का दूसरा नाम क्या है? गारंटर। ठीक है? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई द, होता क्या है? वेयर बाई द ऑब्लिगेशन ऑफ थर्ड पार्टी, a contract of guarantee is a contract to perform the obligation या discharge the liability of the third person in case of his default। discharge the liability of the third person in case of his default। बस इतना ही डेफिनेशन है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन डिफॉल्ट ऑफ हिज, माने इसके डिफॉल्ट से, इस होने से, अगर ये पेमेंट नहीं कर पाया, तो इसके लाइबिलिटी को ही पूरा करना क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है? यहाँ पे 3 पार्टीज होता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ओनर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? अच्छा, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर जो सामान का मालिक नहीं है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परफॉर्म करे, मतलब अगर वो सामान को बेचे, तो इससे तुम क्या समझते हो? व्हाट इज इट? मतलब क्या सामान का जो मालिक नहीं है, वो सामान को सेल कर सकता है? तो इसके रिगार्डिंग में हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे। देखो बोला गया द
this pertains to be the concept of non owner can under certain condition. देखो यहाँ से लिखना है under certain condition non owner can perform the contract of sale and pass the good title to the buyer. हाँ, तो क्या बोला गया है यहाँ से डायरेक्टली लिखना है कि अंडर सेक्शन 27 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, बस यहाँ से तुमको पूरे लाइनिंग का स्टार्टिंग करना है। सेक्शन 27 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जनरली ओनली द ओनर ऑफ द गुड्स कैन ट्रांसफर द गुड टाइटल, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 27 कहता है कि जो सामान का मालिक है सिर्फ और सिर्फ वही सामान बेच सकता है, बट यहाँ पे यूज किया गया जनरली मैंने 90% केसेस में। लेकिन हावेवर हावेवर एक्सेप्शन टू दिस रूल इंक्लूड्स, इस रूल के भी एक्सेप्शन है, मतलब जहां पे इंसान सामान का खुद मालिक नहीं है फिर भी वो सामान को बेच सकता है। इसमें हम लोग पढ़े थे सेल बाय द मर्सेंटाइल एजेंट, अगर तुम्हारा एजेंट तुम्हारा सामान को बेचता है तो ऑब्वियसली उसको सेल कहा जाएगा। ठीक है, सेल अंडर वॉइडेबल टाइटल, है ना, या सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, ये भी पढ़े थे कि सामान का दो ओनर है, अगर कोई एक ओनर भी सामान को बेच देता है देन इट विल बी टर्म्ड एज सेल। एंड सेल अंडर अ कॉमन लॉ प्रिंसिपल नॉन एज सेल अंडर स्टोपेल। देखो अगर सेल अंडर स्टोपेल है, स्टोपेल का मतलब क्या होता है कि अगर हम सामान भेजे है और सपोज करो कि वो क्या किया, पेमेंट नहीं किया वगैरह, कुछ भी कंडीशंस हो सकता है, तो स्टोपेल के केस में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, सामान को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कंडीशंस है, तो अल्टीमेटली क्या लिखना है, व्हाट डू मीन बाय नॉन ओनर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो यहाँ से स्टार्टिंग करना, अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1930 जनरली ओनली द ओनर कैन सेल द गुड्स टू द बायर, ऐसे लिख देना, only a good owner can sell the goods to the buyer, but however there are certain exception to this rule। इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शन है, लाइक सेल बाय द मर्सेंटाइल एजेंट, सेल अंडर द वॉइडेबल टाइटल, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सेल अंडर द स्टॉपल, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन ओनर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एग्जिस्टिंग गुड्स। अब ये एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, अगर गुड्स का बात करें तो गुड्स तीन तरीके के होते हैं, पास्ट, गुड्स ना, एग्जिस्टिंग, कंटिंजेंट, और थर्ड वाले का नाम है फ्यूचर, है ना। ये तीन तरीके के गुड्स होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते वक्त सेलर के पास है, तो उस गुड्स को कहेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहते हैं कि मेरे पास कुछ पोटैटोज मतलब आलू है, वो हम तुमको बेच देंगे, तो आलू यहाँ पे कौन सा गुड्स हो गया, एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, फिर आता है फ्यूचर गुड्स का बात कर लेते हैं पहले। फ्यूचर गुड्स कौन सा होता है, हम तुमको बोलते हैं कि क्या तुम 4 किलो या फिर ऐसे बोले कि कल मेरे को 4 किलो आलू मिलेगा, क्या तुम उसको खरीदोगे। तो यहाँ पे जो आलू है वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते वक्त मेरे पास है नहीं, तो इस गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर गुड्स। और लास्ट आता है कंटिंजेंट गुड। कंटिंजेंट गुड्स के केस में हम तुमको ऐसे बोलेंगे कि कल अगर मेरे को 4 किलो आलू मिला तब हम तुमको सेल कर देंगे, तो इस गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिंजेंट गुड्स। देखो कंटिंजेंट और फ्यूचर गुड्स लगभग सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि फ्यूचर गुड्स जो है ना कंफर्म है कि मेरे को मिल जाएगा, बट कंटिंजेंट गुड्स मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो फिलहाल हम लोग को डिफाइन करना है व्हाट इज एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, जो कि सेलर के पास है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते वक्त। सो एग्जिस्टिंग गुड्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अच्छा, as goods that are owned and possessed by the seller at the time of contract of sale is made। बस सिंपल सा गुड्स है। एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है तो सेलर सामान का ओनर भी है और सेलर के पास वो सामान भी है, देन दैट गुड्स विल बी टर्म्ड एज एग्जिस्टिंग गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन अ माइनर बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फार्म एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। क्या पार्टनरशिप एक्ट के तहत एक माइनर, माइनर का मतलब होता है जो मेजोरिटी वाले एज को अटेन नहीं किया, जो जनरली हम लोग कह सकते हैं 18 ईयर, 18 साल। कभी कभी ये जो एज है 21 ईयर भी जाता है इन केस ऑफ जिनको
कोर्ट के गार्जियन अपॉइंट होते हैं उनके केस में। जो भी है, माइनर का मतलब हुआ जो कि अभी तक मेजर नहीं हुआ। बट क्वेश्चन आता है क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप एक्ट में? देखो, यस अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो क्या माइनर पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर बन सकता है? तो देखो आंसर होगा कि हाँ बन सकता है, लेकिन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो पार्टनरशिप के बेनिफिट में होगा, एज सेड इन सेक्शन 30। सेक्शन 30 में बोला गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। हाउएवर अ माइनर कैन नॉट बिकम अ फुल फ्लेज्ड पार्टनर। इसको फुल फ्लेज्ड पार्टनर मैंने पूरा का पूरा पार्टनर्स नहीं बना सकते, एंड कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर द डेब्ट ऑफ द फार्म। देखो माइनर जो है ना ये सेफ रहता है, अगर फार्म का बहुत ज़्यादा भी लॉस हो जाए तो माइनर का जो लाइबिलिटी है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। सपोज करो तो माइनर हो, फार्म में 1 लाख रुपए लगाए और फार्म को 4 करोड़ का लॉस हो गया, तो जनरली क्या होता है पार्टनर्स को घर से पैसा लाना पड़ता है। इस कंडीशन में भी माइनर अगर 1 लाख लगाया तो माइनर का टोटल जो लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का होगा, उससे ज़्यादा माइनर घर से पैसा नहीं लाएगा। ठीक है, सो माइनर तो बन सकता है बट ओनली इन द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फार्म, पार्टनरशिप फार्म के बेनिफिट में। ठीक है, जो कि सेक्शन 30 में बोला गया है। एंड ऑल्सो अ माइनर कैन नॉट बिकम अ फुल फ्लेज्ड पार्टनर, ये पूरा का पूरा पार्टनर कभी नहीं बनता है। एंड कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर द डेप्ट ऑफ द फार्म। फार्म का अगर डेप्ट होगा तो उसके लिए ये माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय बाईबैक ऑफ शेयर? देखो बाईबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, हम लोग जनरली अभी तक पढ़े थे कि कंपनी अपने शेयर को जब एक बार मार्केट में इशू कर देता है देन इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, कंपनी उसको वापस नहीं खरीदता है। बट ये स्टेटमेंट पूरा सच नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है कंपनी अगर चाहे तो अपने शेयर को वापस खरीद सकता है। सेक्शन 68 के तहत कंपनीज को ये पावर मिलता है। क्या कहता है, बाईबैक ऑफ शेयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 68 of the Companies Act 2013. Buyback refers to the process where a company repurchases its own share। देखो बाईबैक में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर को वापस खरीद लेता है। ठीक है, कंपनी पहले मार्केट में शेयर को बेचता है और जब उसको वापस खरीद लेता है दैट इज टर्म्ड एज बाई बैक ऑफ शेयर्स। बाई बैक ऑफ शेयर्स फ्रॉम, किससे खरीदेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। किससे खरीदेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से जिसको वो शेयर बेचा है, टिपिकली एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट वैल्यू। और जब कंपनी शेयर को बाई बैक करता है ना, तो मार्केट में अगर शेयर का दाम 100 चल रहा है तो अगर उस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बाई बैक करेगा तो ऑब्वियसली वो 110 या 120 में बाई बैक करेगा। ठीक है, द की रीजन, अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बाईबैक में। ठीक है, हालांकि हम लोग को रीजंस यहाँ नहीं लिखना, अगर चाहो तो मेंशन कर देना कंपनी अपने शेयर को वापस क्यों खरीदता है। अब मान लो कंपनी के पास बहुत कैश है तो रख के कोई फायदा नहीं है, तो कंपनी बोला कि शेयर ही वापस ले लेते हैं। सो टू रिटर्न द सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर, या फिर टू इम्प्रूव द फिनेंशियल रेशियो एंड कंपनीज फिनेंशियल हेल्थ। कंपनी के फिनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी, क्योंकि जितना ओनर्स का नंबर कमेगा पर शेयर होल्डर प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। टू सपोर्ट द शेयर प्राइस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ मार्केट वीकनेस, मार्केट वीकनेस के टाइम में भी शेयर प्राइस को क्या करना, सपोर्ट करना। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सेक्शन 5 में जैसे बोला गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 1881 है ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बोला गया बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कॉमर्स में। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किस में होगा, राइटिंग में। राइटिंग का मतलब क्या होता है, लिखित होगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बट याद रखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर। ये क्या होता है, ऑर्डर होता है साइन बाय द मेकर, बनाने वाला इस पे साइन करेगा, डायरेक्टेड अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। एक दूसरे पर्सन को कहा जाता है कि तुम ये स्पेसिफिक मनी दो, ओनली टू, किसको दो, ओनली टू और टू द ऑर्डर और ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये प्रॉपर डेफिनेशन है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ना, एक डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट इन राइटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक लिखित डॉक्यूमेंट होगा जहां पे लिखा रहेगा कि हम एक्स को ऑर्डर कर रहे हैं कि वो 10,000 रुपया 2 महीने के बाद दे दे। किसको दे दे, वाई को दे दे, या फिर वाई के ऑर्डर से किसी और को। ठीक है,
तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, क्योंकि इसमें ऑर्डर ही रहता है, जिसमें कहा जाता है वाई को डायरेक्टेड अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। वाई को डायरेक्ट करेंगे कि 10,000 रुपए दे दो। किसको दे दो? ओ सॉरी, आई ऑर्डर एक्स ना, एक्स को डायरेक्ट कर रहे हैं कि तुम 10,000 रुपया दे दो। किसको दे दो? या तो वाई को, या फिर वाई के ऑर्डर से किसी और को, या फिर जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसको। तो इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज अ टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि चेक होता है वैसा ही। सो बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन फिर से देख लो। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन राइटिंग में होगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इसमें क्या होगा? अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। साइन बाय द मेकर, बनाने वाला भी साइन करेगा। जिसमें डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, यानी एक्स को डायरेक्ट किया जाएगा टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि 10,000। किसको? ओनली टू, किसको देगा? या तो वाई को, और टू द ऑर्डर ऑफ, या फिर वाई के ऑर्डर से किसी और को, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन पर्सन, ठीक है, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो वाई को, या वाई के ऑर्डर से किसी सर्टेन पर्सन को, या फिर जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट हो पैसा, उसको देना है। तो अल्टीमेटली एक डॉक्यूमेंट है, साइन होगा, जिसमें एक पर्सन को कहा जाता है कि पैसा किसको दो? या तो वाई को दो, या वाई के ऑर्डर से जेड को दो, या फिर जिसके पास होगा उसको दे दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज रेमुनरेशन कमिटी। अब देखो ये रेमुनरेशन कमिटी क्या होता है। सेक्शन 178 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है द रेमुनरेशन कमिटी नॉन एज नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी भी कहते हैं। इज अ कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये किसका कमिटी है? ये एक ग्रुप होता है, किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है। कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। इसमें 3 या 3 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन वन हाफ शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। माने उसका हाफ, माने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होगा उसके हाफ से ज्यादा होना चाहिए। द कमिटी प्राइमरीली फंक्शन इंक्लूड आइडेंटिफाइंग पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट। मतलब देखो ये जो रेमुनरेशन कमिटी है, इसका जो काम रहता है, इट इज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। ये लोग ये ढूंढता है कि किस इंसान को डायरेक्टर बनाया जाए और किसको सीनियर मैनेजमेंट बनाया जाए। फॉर्मुलेटिंग क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन, positive attributes and independence of a director, and recommending to the board of policy relating to the remuneration of the directors। ठीक है। मतलब इनका मेन काम होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज करना, सीनियर मैनेजमेंट कौन बनेगा उनको चूज करना, या फिर इनके रिगार्डिंग में फॉर्म मतलब कंडीशन या क्वालिफिकेशन सेट करना रिगार्डिंग डायरेक्टर्स का क्या क्वालिफिकेशंस होगा। ठीक है। डायरेक्टर्स का क्वालिफिकेशंस हो गया, उनका पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कैसा होना चाहिए, है ना, वो कितने इंडिपेंडेंट्स होना चाहिए, या रिकमेंडेशन देना। ठीक है, कि कितना रेमुनरेशन डायरेक्टर्स को मिलना चाहिए, है ना। तो रेमुनरेशन कमेटी है, तो इनका मेन काम यही होता है कि किस डायरेक्टर को कितने का रेमुनरेशन या फीस मिलना चाहिए, वो सेट करना काम किसका होता है? रेमुनरेशन कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रॉमिस। अब देखो ये प्रॉमिस क्या होता है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। देखो जिस इंसान को ऑफर दिया जाता है, अगर वो ऑफर को सिग्निफाई मतलब यस कर देता है, देन प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो कहा जाएगा प्रपोजल एक्सेप्टेड है। और ये प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद बिकम अ प्रॉमिस, है ना। आफ्टर एक्सेप्टेंस दिस प्रपोजल बिकम अ प्रॉमिस। thereby promise refers to when a person makes an offer to the another and another signifies his assent thereto। जब एक दूसरे को ऑफर दिया और वो एक्सेप्ट कर लिया, देन द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है इट बिकम्स अ प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो व्हाट इज अ क्रॉस ऑफर। देखो क्रॉस ऑफर क्या होता है। अ क्रॉस ऑफर अकर्स व्हेन टू पार्टीज मेक्स आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर एट द सेम टाइम। जब दो पार्टीज एक दूसरे को सेम ऑफर करते हैं, जब दो पार्टीज एक दूसरे को सेम ऑफर करते हैं, दैट ऑफर इज टर्म्ड एज क्रॉस ऑफर, बट विदाउट नोइंग अबाउट ईच अदर्स ऑफर। लेकिन उनको एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं होते। से एक्स और वाई, एक्स कहता है, एक्स लेटर लिख के वाई को भेजता है, क्या तुम मेरा कार 1 लाख में खरीदोगे, और वही वाई कहता है कि क्या आप अपना कार 1 लाख में बेचोगे। तो इस ऑफर को हम लोग क्या कहते हैं?
क्रॉस ऑफर, क्योंकि ये ऑफर दोनों पार्टीज एक दूसरे को दिया है, दोनों को एक दूसरे के बारे में नॉलेज नहीं है, और दोनों का ऑफर है कार एंड 1 लाख, इसका भी ऑफर है कार एंड 1 लाख। मतलब ये जो ऑफर है पूरा का पूरा आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर वाई वाले में कार और 90,000 होता तो फिर इसको क्रॉस ऑफर नहीं कहते हैं। देयर बाई टू बिकम अ क्रॉस ऑफर, टू पार्टीज मस्ट मेक आइडेंटिकल, मतलब सेम, आइडेंटिकल मतलब होता है सेम ऑफर टू ईच अदर एट द टाइम, एट द सेम टाइम में एक दूसरे को ऑफर दे, लेकिन दे आर नॉट अवेयर ऑफ द ईच अदर्स ऑफर, दैट ऑफर इज टर्म्ड एज क्रॉस ऑफर। ठीक है, अब इन दोनों क्रॉस ऑफर में से एक एक्स का ऑफर है और एक वाई का, इन दोनों में से कोई एक ही ऑफर एक्सेप्ट होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंटिंजेंट का मतलब होता है जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एज डिफाइंड इन अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग if some event collateral to such act such contract does or does not happen। मतलब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है या तो कोई भी काम को करना है या फिर कोई भी काम को नहीं करना है। इन अदर वर्ड्स, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द ऑक्यूरेंसी ऑफ द फ्यूचर इवेंट विच आर अनसर्टेन। देखो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इस टाइप के एक्टिविटी को करना होता है जो कि हो भी सकता है और नहीं भी। देयर बाय अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और डू नॉट do something if some event collateral to such contract does or does not happen। ठीक है, अदर वर्ड्स में कहे तो द परफॉर्मेंस ऑफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्यूरेंसी ऑफ द फ्यूचर इवेंट विच इज अनसर्टेन, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तो सही है, जिसमें एक पार्टी के विदाउट फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे कि तुम किसी का घर अगर जबरदस्ती बाई कर लिए तो वो तब तक कॉन्ट्रैक्ट सही है जब तक वो कुछ नहीं बोलता। जिस दिन वो बोलेगा कि जबरदस्ती घर को बाई किया गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी राजी होता है बट दूसरा पार्टी राजी नहीं होता है, फोर्सफुली राजी होता है। सो सेक्शन 2I कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा सही है लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, माने एक साइड का पार्टीज इसके लिए एग्री है बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, लेकिन दूसरे साइड का पार्टीज एग्री नहीं है, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स इन्फोर्सेबल, valid and enforceable until it is repudiated by the party having the option to do so। ये तब तक सही है जब तक जो एग्राइव पार्टी है, जिसका कंसेंट फ्री नहीं है, जब तक वो क्लेम नहीं करता है तब तक ये क्या है, सही है। हाउ डज अ प्रॉमिस बिकम एन एग्रीमेंट। देखो प्रॉमिस एग्रीमेंट कब बनता है। A promise become an agreement when the offer made by one party is accepted by the another party according to section 2E। मतलब एक प्रॉमिस एग्रीमेंट तभी बनता है जब एक पार्टी ऑफर देगा और दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सेक्शन 2E में बोला गया एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब एक प्रॉमिस या एक से ज्यादा प्रॉमिसेस जिसमें दोनों पार्टीज को क्या मिलता है, कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है, दैट इज टर्म्ड एज एग्रीमेंट। Essentially, an offer once accepted continues a promise, and when the promise is backed by the consideration, it becomes a enforceable agreement। मतलब क्या, प्रॉपर डेफिनेशन यहां से लिखना है। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड, ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, और जैसे ही प्रॉमिस में कंसिडरेशन लग जाता है, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है जिस प्रॉमिस में, देन दैट प्रॉमिस बिकम्स एन इनफोर्सेबल एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन चाहिए, इक्वल्स टू क्या बनता है, एग्रीमेंट। देयर बाई एन ऑफर देयर बाई अ प्रॉमिस बिकम्स एन एग्रीमेंट, क्योंकि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब ही क्या होता है, प्रॉमिस। अ प्रॉमिस बिकम्स एन एग्रीमेंट व्हेन इट इज बैक्ड बाय द कंसिडरेशन। प्रॉमिस एग्रीमेंट तभी बनता है जब इसमें क्या हो, कंसिडरेशन हो, देन इट बिकम्स अ एग्रीमेंट।